ब्रेकफास्ट में हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बार फिर से पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 27 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें एक आईजी रैंक और 26 एसपी रैंक के अफसर शामिल हैं। 13 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए और बहराइच रामपुर के पुलिस अधीक्षक पीएससी में भेजे गए हैं। दीक्षा शर्मा का हमीरपुर से लखनऊ तबादला हुआ है। राजेश सक्सेना के रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा मुख्यालय में चंद्र प्रकाश को आईजी के तौर पर भेजा गया। चंद्र प्रकाश अभी तक प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात थे। प्रबल प्रताप सिंह को एसपी क्राइम मुख्यालय, विद्यासागर को पीएससी सीतापुर और राजेश कुमार द्वितीय को पीएससी मेरठ की कमान दी गई है। वहीं शशांक सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया है। आज लोकसभा के नियम 193 के तहत नक्सलवाद मुक्त भारत पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद का मूल कारण विकास की मांग नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिसे राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, जिससे ये फैसला चला गया। वही इस दौरान शाह ने चेतावनी दी कि जो हथियार उठाएगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है। बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है। वहीं आज इस डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले लोकसभा में इस दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई। इस दौरान शाह ने दावा किया कि आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। आज यहां हर गांव में स्कूल, राशन की दुकान, पंचायत में पीएससी, सीएससी के बनाने की मुहिम चल रही है। आधार कार्ड बन रहे हैं और मुफ्त राशन मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान का पूरा खाका पेश करते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस से सवाल किया कि आजादी के बाद के 75 सालों में 60 साल तक सत्ता आपके हाथ में रही, तो फिर आज तक आदिवासी समुदाय विकास से वंचित क्यों रह गया? बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर,
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार उठाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी। शाह ने कहा कि अब माओवाद के दिन लद गए, अगर अब कोई हथियार उठाएगा तो उसका अंजाम भुगतना तय है, क्योंकि अब सरकार मोदी की है। जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। जो वकील बन रहे हैं। वहीं नक्सलवाद मुक्त भारत अभियान की डेडलाइन खत्म होने से पहले बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा करके दिखाया है। हमारी सरकार ने और माननीय होम मिनिस्टर ने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ देंगे, आज की डेट दी थी और आज वो हमारी सरकार का कहना है कि हमने खत्म कर दिया है। और इससे बड़ी अच्छी खबर हो नहीं सकती, क्योंकि नक्सलिज्म के कारण बहुत सारी जानें गंवाई हमने। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जहां इंडियन गवर्नमेंट घुस नहीं सकती थी, और ये कांग्रेस के जमाने में पूरी तरह से ये सत्य था कि वहां के लोग वोट भी नहीं करने जा पाते थे, सरकार चुन भी नहीं सकते थे। ऐसे समय में सरकार कांग्रेस की चुपचाप बैठी रही और वर्षों वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारी सरकार ने नक्सलिज्म को तबाह कर दिया है, अर्बन नक्सलिज्म भी खत्म कर रही है नक्सलिज्म के साथ साथ। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। नहीं है जहाँ पे ट्राइबल्स की जमीन छीनी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस देश के वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिले, वो संपन्न हो, उनको शिक्षा प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और उनकी जो जमीनें हैं उस पे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो कब्जा ना करें। तो मैं समझती हूँ हमको इन जो मूलभूत जड़ है नक्सलवाद पे, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैम, जो गृह मंत्री जी का एक दावा है कि पूरी तरह से समाप्त हो चुका है नक्सलवाद, क्या आप सहमत हैं इस चीज से कि समाप्त हो गया है? ये तो टाइम बताएगा कि क्या है। अगर समाप्त हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगी जो लोगों की जो वाकई में जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब यूपी में भी चंदौली और सोनभद्र साइड में नक्सलवाद था तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने वहां पे लोगों को लैंड्स दी, वहां के लोगों को संपन्न बनाया, शिक्षा दी, तब जाके उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद वाकई में खत्म हो पाया था। तो इस तरह की सुविधाओं से आपको देनी पड़ेगी वहां के लोगों को। तो सपा सांसद डिंपल यादव ने भी नक्सलवाद मुक्त भारत अभियान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर देश में नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो यह अच्छी खबर है, लेकिन सरकार को इसकी जो जड़ है उसको भी खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस केरलम पर है, क्योंकि केरलम चुनाव में गांधी परिवार की शाख दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी ने आज से केरल में कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। राहुल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा, पीएम मोदी ने हमारे किसानों के अधिकार को अमेरिका को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही राहुल ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से देश में आर्थिक भूकंप आने वाला है। Modern India's history, who has opened agriculture to
the international market. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള വിപണിക്ക് തുറന്നുകൊടുത്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. He is the first Prime Minister of India, modern India, who has given away our energy security. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ In modern India, वहीं केरल के कोटयार में चुनावी जनसभा के बाद राहुल गांधी ने साइकिल चलाकर सबका ध्यान आकर्षित किया। राहुल गांधी ने पुथुपल्ली में कार्यक्रम के बाद साइकिल से जाते हुए दिखाई दिए। वह इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर पाकिस्तान का महिमा मंडन किया। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। Rahul Gandhi, first of all, it is you who has alliance with left in Bengal, in Delhi, in Tamil Nadu, in all parts of the country. If left is corrupt in Kerala, then how come left becomes good in other parts of the country? And why are you in alliance with them? It is because you both are responsible for the Sabrimala gold loot. This issue was first raised by the BJP, by the Prime Minister. In fact, on your earlier trips to Kerala, you did not even open your mouth because you wanted alliance with left in Kerala. Now you have no alliance, so you are abusing them. But question is that the Sabrimala gold loot started during your tenure of UDF. It continued during LDF. In fact, all the main accused of the gold loot, which is not just loot, it is sacrilege, they have been found in presence of Sonia Gandhi and Congress MPs. Therefore, ulta chor kotwal ko na date. It is you and the left who are the two sides of Sabrimala gold loot. You are the two sides of Tushtikarana politics. You are the two sides of Jamaat and Hamas appeasement politics and the two sides of corruption. It is the BJP which is the only alternative to the Sabrimala gold looters and Sabrimala defiers who are defiling Sabrimala. प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का काम है कि बदनाम करो और बार बार प्रश्न पूछो। पूरी दुनिया, अमेरिका का तो सच जो सेंटर था बड़ा पत्रकार, उसने तो कहा कि विश्व की सबसे अच्छी वैदेशिक नीति भारत की है और हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी छोटा रोल कर दिया इंडिया का। अब उनका छोटा रोल है कांग्रेस का, इसलिए उनको हर रोल छोटा सबका दिखता है। नक्सल फ्री इंडिया 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया था। आज इस पर डिस्कशन है हाउस में। एचएम जो है रिप्लाई भी करेंगे। ना, मैं कहूंगा कि अद्भुत काम हुआ है और भारत के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। नक्सलवाद की समस्या सैकड़ों वर्ष पुरानी है और इसका तार सीधे गरीबी और रोजगार से भी जुड़ा रहा है। एक तरफ नक्सल के खिलाफ अभियान चलाया, लोगों का सरेंडर हुआ, लोगों की मुठभेड़ हुई नक्सलियों की, और दूसरी तरफ उनको रोजगार उपलब्ध कराए और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, सड़क बनी है, पार्क बनाए, तमाम चीजें बनी। ममता बनर्जी कह रही है। दरअसल रविवार को हुसैन दलवाई ने ईरान इजरायल अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कहा था, भारत की छवि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश की बन गई है और इस तरह की छवि बन गई है कि भारत छोटा पाकिस्तान बन गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। ये कांग्रेस को ये गलत बयान नहीं देती, लोगों की दिक्कतें वो सरकार के सामने रखना कांग्रेस का काम है। अपोजिशन का जो काम है वो कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रही है। ऐसा है कि खाड़ी में, अरब देश में हमारे 1 करोड़ लोग हैं। बड़े पैमाने पे उनकी वजह से अपनी इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है। हर महीने में उनके रेमिटेंसेस आते हैं, पैसे आते हैं, ये और वो भी बहुत दफ़ा डॉलर में आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि सरकार ने उनको पूरी तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ कैसे रहेंगे, सब सुरक्षित कैसे रहेंगे वो देखना चाहिए, और जिनको आना है उनको आने की सुविधा ठीक ढंग से देनी चाहिए। आज सरकार जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सफिशेंट है, ऐसा मुझे लगता नहीं।
और दूसरी बात, कांग्रेस के ऊपर वो जो टीका टिप्पणी करते हैं वो बिल्कुल गलत टीका टिप्पणी करते हैं। केरल में तो उनका आना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि साउथ के लोग पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं, और उनको कांग्रेस क्या है बहुत अच्छी तरह से, अपना ये क्या है बीजेपी क्या है बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट ऐसी लड़ाई है, ये 3 नंबर पे भी नहीं है, ये बहुत पीछे है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव युद्ध की स्थितियों के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संयुक्त सचिव ने जिस प्रकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है, उन्होंने ये बताया कि भारत के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। युद्ध की स्थिति के बावजूद कोई भी तत्काल प्रभाव से जो राहत की चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक नए और शक्तिशाली मिसाइल इंजन के परीक्षण का जायजा लिया। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी और ये इंजन एक अपग्रेडेड हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल पर आधारित है और इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। किम जोंग उन ने इसे देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन और बड़ा कदम बताया है। इस परीक्षण का मकसद ऐसी मिसाइलें बनाना है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बना सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों को पहचानना और रोकना बहुत ही मुश्किल है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये इंजन कार्बन फाइबर से बना है। इस इंजन की अधिकतम ताकत 2500 किलोटन मापी गई है। इससे पहले सितंबर में हुए परीक्षण में ये ताकत 1970 किलोटन थी। ये टेस्ट देश के 5 साल के हथियार विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका लक्ष्य परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को आधुनिक बनाना है। किम जोंग ने कहा कि इस टेस्ट से देश की रणनीतिक ताकत सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। हालांकि ये टेस्ट कब और कहां हुआ, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। पश्चिम एशिया में जारी गंभीर संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 28 मार्च को एक महत्वपूर्ण टेलीफोन पे बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के बिगड़ते हालात और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस रखते हुए गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत के दौरान भारत ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में ऊर्जा इंफ्रा पर जोर दिया है और इन हमलों की निंदा की है। भारत का मानना है कि इस तरह के हमले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चुनौती बनते हैं। कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री की अलग अलग दुनिया के राष्ट्र नेताओं से बातचीत हो रही है। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री की बातचीत सऊदी अरब के युवराज और वहां के प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर बातें रखी अपनी। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले पर की निंदा की। दोनों नेताओं ने
आज़ाद नौ परिवहन और जहाज के रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने पर भी बातचीत की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के युवराज को, वहाँ चूंकि हमारे बहुत बड़े भारतीय समुदाय रहता है, उसके देखभाल के लिए उनको धन्यवाद दिया। असम से चुनावी माहौल गर्माने लगा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भाजपा को भरपूर समर्थन दे रही है और खासकर जेएनजी का झुकाव पार्टी की ओर है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी सरकार असम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, जिससे चुनावी सियासत में हलचल तेज हो गई है। हेमंत बिश्व शर्मा डिब्रूगढ़ से क्या कुछ संबोधन दे रहे थे, क्या कुछ बयान उनकी ओर से आया, सुनिए आप भी। बहुत ज्यादा प्यार है, जनता बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। सर, जुबिन दा का मामला अभी भी सबके दिलों में है। ये कोर्ट का मामला है, हमें जुबिन गार्ग को पॉलिटिक्स में लेना नहीं चाहिए। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि असली नकली की लड़ाई को कैसे देखते हैं? चलो ना, जो भी लड़ाई है होने दो, जुन जीते जीते। सर, जेएनजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, हमारा साथी सारे वो जेएनजी तो है। भारत का जेएनजी हमारा साथ है। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया तो हो गया, क्या तकलीफ है? पोलराइजेशन हो, जो भी हो, हमें वोट मिलना चाहिए। अब मिल चुका हूँ, बस। सर, आपने इतना काम किया, क्या काम बाकी है? और क्या करेंगे?